Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas। चलो फ्रेंड्स, आज जैसे हर वीक आप लोगों के साथ एक दो स्टॉक मैंने शेयर करता हूँ, वैसा आज भी थोड़ा बहुत स्टॉक जो मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जो स्टॉक मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली ये पटाखा टाइप का स्टॉक नहीं होगा जैसे एकदम फास्ट फास्ट आपको डबल ट्रिपल होता है, ऐसा नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, टेक्निकली नहीं और फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लग रहा है, तो वो स्टॉक मैंने आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, उसका शेयर करने के पहले एक चीज आप लोगों के साथ बता देता हूँ, जो भी मैंने शेयर कर रहा हूँ ये पर्सनल व्यू है। मैं ये मेरा हॉबी है टेक्निकल एनालिसिस, तो मैंने उसलिए ये और थोड़ा जो मल्टीवेगर स्टॉक है उसको पिक करना, तो मैंने वो पिक करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ लर्निंग के लिए। आप लोग अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो आप लोग खुद का स्टडी करो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरे को कोई रिकमेंडेशन देने का अथॉरिटी नहीं है। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। और आप लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उस ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कीजिए। मेरा सारे अपडेट्स में फ्री का क्लास लेता हूँ, वो सब कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेगा। चलो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं चालू करता हूँ ज्यादा बात नहीं करके। ये कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रहा है, और इसको मतलब कौन सा स्टेज में एंट्री मतलब मैं लूंगा, और कौन सा स्टेज में एंट्री एक्चुअली लेना चाहिए। इसका मतलब करेक्शन होगा तो उसमें क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेज में री एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे ये हमारा एनालिसिस देखो हमेशा गलत होने का चांस रहता है। गलत होगा तो हम लोग कौन सा स्टेज में एग्जिट कर जाएंगे, तो एकदम लास्ट में मैं बताऊंगा वो सब चीज। चलो फ्रेंड्स, पहले देख लेता हूँ ये मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है। देखो टाटा पावर्स को अगर आप लोग देखोगे इस जगह से, एक जैसे मैं मार्केट साइकिल का हमेशा बात करता हूँ, देखो इस जगह पे एक बड़ा कंसोलिडेशन था। और उसके बाद जो 2003 में उसने उस जगह से निकला। अब सबको पता है 2003 से 8 तक एक बुल मार्केट था, जो बुल मार्केट में इसने इस जगह से लगभग 20 का लेवल से लेके 159 तक आया था, 7-8 टाइम्स हुआ था। तो उस 8 टाइम्स के ऊपर हुआ था, और उस जगह से लेके अभी तक एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन कर रहा था। 2008 से लेके 2020 तक इसने 12 साल का करेक्शन किया। और एक मैं ये जो करेक्शन फेज है इसको एक डाउन ट्रेंड लाइन से मैं देखो कनेक्ट कर सकता हूँ, हर एक जोड़ रहा है। तो ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है इसको एक 10 साल तक 12 साल तक वो डाउन ट्रेंड लाइन चला। और इस जगह से देखो ये जो बॉटम बनाया था करेक्शन के टाइम पे 2020 का, उस जगह पे एक ह्यूज वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ। और ह्यूज वॉल्यूम जनरेट होने के बाद इसने ये डाउन ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया। डाउन ट्रेंड लाइन जब भी क्रॉस होता है एक डिकेट के बाद, तो मतलब उसने जो ये मोमेंटम के साथ नीचे आ रहा था वो मोमेंटम चेंज होने का इंडिकेट देते हैं। लेकिन तब भी वो मोमेंटम चेंज होके भी मतलब वो क्या हो सकता है, शायद डाउन ट्रेंड से साइडवेज जा सकता है, लेकिन ये साइडवेज नहीं गया। ये कॉन्स्टेंटली ऊपर गया। मैं वेट करते रहा जो इस जगह पे जो लास्ट हाई है उसको क्रॉस करेगा तो मेरा कंफर्मेशन मिलेगा। तो लास्ट हाई को इसने क्रॉस कर दिया, और लास्ट हाई के बाद एक सेकंड ब्रेकआउट भी इस जगह पे मिला। लेकिन इस जगह पे भी मेरे को उतना कंफर्म नहीं था, क्योंकि इस जगह पे देखो, आप अगर देखोगे मेन कंसोलिडेशन मेन करेक्शन जो हुआ इसको टच करके बार बार हुआ। इस जगह पे देखो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, जो सप्लाई जोन बहुत ही लंबा टाइम से वो वैलिड था। देखो ये जो सप्लाई जोन है मैं इसको रेड लाइन से कर देता हूँ। देखो ये कब से है, 2012 से लेके एक बार इसको मतलब क्रॉस करने की कोशिश किया, क्रॉस नहीं कर पाया। 2014 में नहीं कर पाया। इस जगह पे भी आके ये सप्लाई जोन को टच करके इसने करेक्शन दिया, 3-4 महीना इस जगह पे टाइम बिताया। और देखो एक बड़ा कैंडल के, मैं हमेशा बोलता हूँ सप्लाई जोन को अगर क्रॉस करना है एक बड़ा कैंडल के साथ और वॉल्यूम के साथ क्रॉस करना है। देखो इस जगह पे एक बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसने क्रॉस किया, और इस जगह पे वॉल्यूम डेवलपमेंट देखो, इसका लाइफ टाइम में ऐसा डेवलपमेंट नहीं आया वॉल्यूम का। तो कुछ तो रीजन होगा, कोई क्यों खरीद रहा है। और प्राइस देखो नीचे नहीं आ रहे उसके साथ प्राइस, जो देखो रेड कैंडल आ रहे हैं उसमें वॉल्यूम काफी कम है। ये भी रेड कैंडल पे वॉल्यूम कभी कभी, जो लोग इस जगह पे खरीद रहे हैं ऊपर जाने के साथ, मतलब ऊपर प्राइस ऊपर जा रहे हैं उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब कोई तो पॉजिटिव चीज होगा जिसके लिए प्राइस ऊपर जा रहा है उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये हायर प्राइस पे लोगों ने खरीद रहा है। तो कोई तो रीजन होगा। देखो अभी भी इस जगह पे रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है इस रेजिस्टेंस पे ये रोकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके रोकेगा, लेकिन बहुत दिन एक कंसोलिडेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेजर
मतलब लगभग 10 साल का जो कंसोलिडेशन है उसको ब्रेक किया। और इस जगह पे अगर देखेंगे, देखो इस जगह पे फिर से 1 2 3 महीना हो गया, 3 महीने का एक कंसोलिडेशन बनाया था, उसको उसने ब्रेक किया। तो अगर मैंने डेली चार्ट पे चला जाता हूँ, देखो उसने ब्रेकआउट का जो लेवल था, ये जो लेवल कितना था, ये था 170 का आसपास। तो ये जो लेवल है, तो उसको ऊपर एक सेकंड ब्रेकआउट दिया। चलो सेकंड ब्रेकआउट, देखो इस जगह पे जो लास्ट 3 महीने से मैं बोल रहा था, वो इस जगह पे सप्लाई जोन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये सप्लाई जोन का अगर ये सप्लाई जोन के ऊपर उसने चला गया, और उस जगह पे देखो ब्रेकआउट देना मेन चीज नहीं है, ब्रेकआउट को होल्ड करना हमेशा, जो आप लोगों को बोलता हूँ वो ब्रेकआउट होल्ड कर रही है, यानी वो मेन चीज है। तो इस जगह पे देखो लास्ट 2-3 से लास्ट वीक में करेक्शन भी था, आप लोगों को सबको पता है मार्केट में, लेकिन तब भी ये ब्रेकआउट होल्ड कर गया। और ब्रेकआउट होल्ड करके इसको मतलब एक जो क्रॉस किया मल्टी या रेजिस्टेंस, उसको क्रॉस करके सेकंड ब्रेकआउट दे रहे हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव चीज हो रहा है। तो इस जगह पे मैंने फास्ट एंट्री करूंगा, लेकिन मैं फुल क्वांटिटी में इस जगह पे एंट्री नहीं करूंगा। मैं देखो क्योंकि इस जगह पे दो बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस है, तो पहले तो बात है फास्ट इस जगह पे हाफ क्वांटिटी एंट्री करूंगा, और इस जगह पे ये क्रॉस करेगा तो फिर से 25%, और फाइनली इसको क्रॉस करेगा तो 160 क्रॉस करेगा तो मेरा फुल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करूंगा। इनकेस अगर नीचे आएगा, देखो नीचे आएगा तो ऑब्वियसली इस जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, तो 126 पे मैंने फिर से और 25% क्वांटिटी करूंगा, और फिर से 117 का जैसे इसका मल्टी ईयर जो इसने ब्रेक करके जो ऊपर गया, तो ऑब्वियसली देखो ये इसको फिर से ब्रेक करके नीचे आना इसके लिए काफी मुश्किल होता है। तो इस जगह पे फिर से आएगा बहुत और सिचुएशन में, तब से फिर से मैंने ये मतलब थोड़ा क्वांटिटी एंट्री एक मतलब बाकी 25% क्वांटिटी, और उसको मैंने कहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा, ये जो 109 है, ये सप्लाई जोन का लोएस्ट लाइन है, इसके नीचे 2-3 रुपया नीचे जाके वो वीकली बेसिस पे इसके नीचे स्टेबल करेगा, तो मैंने 107 या तो 106 का लेवल पे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये मतलब एग्जिट करेगा, तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा प्लान, कहाँ से एग्जिट करूँ। चलो अभी ये हो गया मेरा टेक्निकल मतलब जो भी है। तो 107 के नीचे मैंने पूरा का पूरा, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये मल्टीवेगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है, तो इतना तो क्योंकि मैं हम लोग एक स्टेप में इसमें एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो इसको एकदम क्लियर कट है, इस जगह पे हाफ क्वांटिटी अगर ऊपर जाए तो इस जगह पे 25% एंड अनदर 25% इधर है। अगर नीचे आए तो मतलब इस जगह पे मतलब 117 के आसपास में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, पहले तो इस जगह पे 125 और 117 के आसपास लेंगे, तो हमारा एवरेज कहीं कहीं कम हो जाएगा, और एग्जिट कर जाएंगे 107 के 106-7 में। अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हुआ तो उस जगह पे एग्जिट कर जाएंगे। चलो अभी देख लेते टाटा पावर क्यों अच्छा लग रहा है मेरे को। टाटा पावर ये तो हो गया टेक्निकली, और तक देखेंगे ऑब्वियसली 30 का मतलब पी पे चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ही है इसका वैल्यूएशन, और इसके हिसाब से देखो तो डिविडेंड बहुत अच्छा देता है इसने। सबसे बड़ा दूसरा इसका पीआर के साथ थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। देखो पीआर के साथ अगर कंपेयर करेंगे, देखो ये जो सेगमेंट है इस जगह पे काफी हाई पी में अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन 445 का पी पे मतलब ट्रेडिंग हो रहा है, तो मतलब इस जगह पे लोगों ने पैसा तो देता है। तो और दूसरा जो है इसका डेप थोड़ा मेरा कंसर्न है, 2.24%। एक्चुअली ये फिगर जो है गलत है। आप अगर इस क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, इस क्वार्टर का रिजल्ट के बाद जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है उसमें ये लोग दिखा रहे हैं 1.81% का डेट इक्विटी रेशियो है। तो अगर तो वो भी थोड़ा सा ज्यादा ही है, वन के ऊपर जब तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन इस सेगमेंट में अगर फिर से अगर देखोगे पावर ग्रिड में 1.87 में, एनटीपीसी में 1.57, अदानी ट्रांसमिशन इतना बढ़ गया उसको भी 4.43, अदानी ग्रीन 28.12, मतलब बहुत ही ह्यूज जेब में ये लोग कह रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में उतना डेप मतलब कंसर्न नहीं है। तो मतलब आप लोगों को जो दिख रहा है ये सेगमेंट में थोड़ा सा डेप ज्यादा, डेप में तो जो डेप का कंसर्न था वो तो है मतलब उतना मेरे को नहीं है। थोड़ा इसको क्यों मेरे को मतलब इतना अच्छा लग रहा है, देखो मेरे को थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे इस जगह पे एक देखो क्वार्टरली रिजल्ट फर्स्ट पे देख लेता हूँ, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है लास्ट 2 क्वार्टर से। देखो इतना जो ये एवर हाईएस्ट है क्वार्टरली सेल्स मार्च क्वार्टर में, और उसको सस्टेन कर रहा है जून में, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम है लेकिन सस्टेन कर रहे हैं। लास्ट ईयर जून का कंपेयर में देखेंगे प्रॉफिट और सेल्स दोनों बहुत ज्यादा है। और पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में इसको मतलब अभी 22% का ऑलमोस्ट मार्जिन, देखो इसको बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रहा है।
तो ऑब्वियसली दूसरा खर्चा है टैक्स है, एविटा, और एविटा भी आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है वो भी मतलब कितना फोल्ड में जाम किया है। कोई क्वार्टर में इतना ज्यादा तो नहीं आया था, तो हर जगह पे एक इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। जो प्रॉफिट है देखो लास्ट ईयर जून में जो जून में है लास्ट ईयर उसका कितना था, उससे ऑलमोस्ट डबल है। एबिटा जो है उससे डबल है, और उसके बाद भी आप अगर देखोगे उसका पहले वाला जून उससे भी कंपेयर में डबल है लगभग। सो ऑब्वियसली जो इवन मार्च क्वार्टर का उतना ज्यादा सेल्स दिखा था उससे भी एबिटा बहुत ज्यादा ऊपर गया, तो रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जून जून और उसका पहले का जून दोनों देखेंगे उससे भी प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल है। तो रिजल्ट कोई भी एंगल से बहुत ही अच्छा है, या एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रहा है। तो और इस जगह पे ईयरली सेल्स पे भी वही दिख रहा है, देखो जो एक स्टैग्नेंट जैसे था बहुत साल से, तो 2014 में ऑब्वियसली इस जगह पे एक था, तो वो जो उसके बाद जो दीप आया था उसके बाद एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रहा है लास्ट 3 साल से। देखो इस जगह पे 29,000 करोड़, 32,000 करोड़, फिर से 35, तो हर साल में एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ मींस प्रॉफिट, मतलब सेल्स। प्रॉफिट में ऑब्वियसली उतना ज्यादा नहीं है, 2000 इस जगह पे देखो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस जगह पे एक अदर्स इनकम बहुत बड़ा था। ये 2 साल में अदर्स इनकम कुछ बहुत बड़ा था। तो उसके वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था, लेकिन इस बार उस अदर्स इनकम तो है लेकिन उससे आधा है। तो प्रॉफिट में वो चीज दिख रहा है। तो चलो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा दिख रहा है, और जो एबिटा है, एबिटा भी बहुत अच्छा दिख रहा है लास्ट ईयर के कंपेयर में, बहुत अच्छा जंप है। लेकिन मैं इसके वजह से नहीं आ रहा है, देखो बैलेंस शीट है, एवरेज है, दूसरा 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स जो है देखो इस जगह पे मेरे को एक चीज दिख रहा है, देखो जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, पहले तो देखो ये बहुत साल से 33% ओनली प्रोमोटर शेयर होल्डिंग्स था। उसके जगह पे सितंबर 2019 में उसने शेयर होल्डिंग बढ़ाया, से मार्च 2020 में उसने बढ़ाया, फिर से देखो सितंबर 2020 में बढ़ाया, तो कॉन्स्टेंटली प्रोमोटर ने शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। और इसका बिजनेस में भी बहुत ज्यादा चेंज है, तो मैंने टाटा पावर्स का साइड में चला जाता हूँ, उसके बाद उस जगह पे जो इन्वेस्टर रिलेशन का जो मतलब प्रेजेंटेशन है वो मैं देख लेता हूँ। इन्वेस्टर का जो इस जगह पे देखो जून का जो प्रेजेंटेशन है, उस जगह पे वो लोग क्या लिख रहा है, इस जगह पे देखो क्या लिख रहा है, ये टाटा पावर 2.0। तो ऑब्वियसली बिजनेस में कुछ चेंजेस है, नहीं तो प्रोमोटर अपना प्रेजेंटेशन में क्यों लिखेगा 2.0। तो उसके बाद एक जगह पे अगर देख रहे हो, देखो अभी जो ट्रेंड है, ये टाटा पावर का पहले तो बिजनेस समझना पड़ेगा, इसका क्या बिजनेस था पहले। इसका जो बिजनेस था ये है पावर ट्रांसमिशन, पावर मतलब पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो बिजनेस जनरली कमोडिटी टाइप का बिजनेस होता है, जो बहुत सारे पावर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होता है, तो उसमें क्या होता है, जो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो लोग क्या होता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स का जो पावर मतलब सप्लाई कंपनीज जो मतलब कंज्यूमर को, फाइनली कंज्यूमर को देता है, या तो कोई इंडस्ट्री को देता है, उसको वो लोग इंडस्ट्री को या तो स्टेट गवर्नमेंट को या तो छोटा छोटा जो पावर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उन लोगों को बेचता है। और उसमें वो लोग क्या होता है जिस जगह से जिसका रेट कम होता है उस जगह से लेते हैं, तो ये मोर ऑफ ए कमोडिटी टाइप ऑफ बिजनेस। तो इसमें तो ऑब्वियसली कमोडिटी साइकिल अभी चल रहा है, वो तो बात अलग है, लेकिन ये लोग जो है बिजनेस सेगमेंट अभी पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं। ये लोग जो है ये अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे जा रहे हैं। तो अगर देखेंगे, देखो रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे ग्रोथ हो रहा है, देखो मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, इसका जो टोटल कैपेसिटी है उसका 35% था 8.19 में, 21 में क्या हुआ, 8.21 में ये 40% हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 8.19 में था 2949 मेगावाट, और 8.21 में था तो हो गया 4746 में। और डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज कस्टमर बेस, मतलब इसमें क्या हुआ देखो 8.19 में 2.6 मिलियन था, और उसके जगह पे 8.21 में कितना हुआ 11.7 मिलियन। और जो इसका जो सोलर रूफटॉप है अभी देखो जो मेन 2-3 जो बिजनेस है इसका, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस इसका जो टारगेट है, मतलब बहुत ही एग्रेसिव टारगेट के साथ ये लोग चल रहे हैं। इसका जो टोटल कैपेसिटी है उसका बहुत बड़ा पोर्शन, देखो इस जगह पे इसने जो अभी मतलब
हम लोगों को टाटा पावर के ऊपर हम लोग बुलिश किए हुए थे, जो भी बढ़ा है इस जगह पे। अगर देख रहे हो रूफटॉप सोलर जो 18 सिटीज में था, ओनली प्रेजेंस था इसका 8.19 में, अभी 100 सिटीज में प्रेजेंट है। और ईवी चार्जर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन है, मैं सब में आता हूँ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। जो है वो मतलब 42 चार्जिंग स्टेशन से था और अभी 543 चार्जिंग स्टेशन है। और इसमें जो चार्जिंग स्टेशन का होम इंस्टॉलेशन वो भी करते हैं। थोड़ा भी हम लोग देख लेते हैं इसका, मतलब इसका थोड़ा सा मैं क्यों बुलिश इसके ऊपर हूँ, फंडामेंटली थोड़ा सा बिजनेस सेगमेंट इसका देख लेते हैं। तो चलो अभी इस जगह पे जो की पॉइंट्स है उस जगह पे अगर देख लेंगे, उनका जो बिजनेस मतलब जो पावर जनरेशन है उसमें देखो 69% जो है थर्मल से आता है, सोलर में से 14%। तो ये जो आप अगर देखोगे कुछ साल पहले सोलर में से उतना कुछ था नहीं। और विंड में 7%, हाइड्रो में से 7% और वाटर बेस रिकवरी में 3%। तो ये जो सोलर है इन लोगों का जो टारगेट है धीरे धीरे सोलर पोर्शन को कम कर देना है। और देखो इस जगह पे क्या टारगेट है, 60% इसका कैपेसिटी जो होगा रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर विंड से होता है उससे मतलब बोलता है रिन्यूएबल। तो 60% टोटल कैपेसिटी होगा 2000 पॉइंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, और 80% होगा 2030 तक। और 2050 तक ये लोग मतलब सारे मतलब बंद कर देगा, सबके सब मतलब रिन्यूएबल सोर्स से ही होगा। तो ये होगा इसका। और इसका जो रेवेन्यू जो आता है, देखो अभी जो आता है जनरेशन सेगमेंट से आता है 37%, जो मैंने बोला ऑलरेडी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कमोडिटी बिजनेस है, उससे इसका 37% रेवेन्यू आता है। और थोड़ा बहुत देखो इस जगह रिन्यूएबल सेगमेंट से आता है 16% रेवेन्यू, और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है 46% रेवेन्यू। ये जो सेगमेंट है ये लास्ट 2 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये लोग क्या है, ये अभी कंज्यूमर B2C बिजनेस पे जा रहा है बहुत ज्यादा। B2C बिजनेस पे कैसे जा रहा है, देखो एक तो हो गया जैसे उड़ीसा में उड़ीसा का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसने मतलब टेक ओवर किया है। तो उस जगह उसलिए उसका जो मैंने दिखा रहा था ना कंज्यूमर बेस 2.6 से 11.6 मिलियन हो गया, और वो और भी बढ़ रहा है। तो इस जगह पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है उसका रेवेन्यू इसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो इसने सिर्फ कम्युनिटी बिजनेस नहीं, कम्युनिटी बिजनेस से ये B2C बिजनेस जो बल्क टू मतलब कमोडिटी क्या होता है, बल्क टू बल्क होता है यार, इसमें B2C मतलब बल्क टू कंज्यूमर जो बिजनेस होता है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें कैसे कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, देखो उसका बहुत सारे मतलब जैसे एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 2.6 मिलियन से इन लोगों का डायरेक्ट कंज्यूमर 11 से 12 मिलियन तक हो गया, और इसको भी और भी एग्रेसिवली ये लोग बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो है इसका जो सोलर रूफटॉप जो रिन्यूएबल सेगमेंट में आता है, सोलर रूफटॉप आज के दिन में आप लोगों को सबको पता है पावर का जो बिजली का बिल कितना बढ़ रहा है। और उसके साथ जो है मतलब आप ऑल्टरनेटिव्स जो सोलर पंप्स होता है वो जनरली डीजल से या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसका भी एक डीजल के भी रेट बढ़ रहा है। ये सब बहुत सारे नेगेटिव मतलब फैक्टर है, बिजली के बिल जो बढ़ रहा है उससे लोगों ने ऑल्टरनेटिव सोच रहा है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, देखो आज के दिन में आप लोग देख पाओगे मैक्सिमम रूफ पे जो लोगों पर रूप में सोलर रूफटॉप दिखता है। तो ये सोलर रूफटॉप बहुत ही मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है इंडिया में, और इसमें मार्केट लीडर है टाटा पावर। तो ये भी एक इसका बाल्क टू मतलब B2C बिजनेस होता है। तो सोलर रूफटॉप में क्या फायदा होता है, देखो एक तो जो मतलब आपने बड़ा एक सोलर रूफटॉप लगा लिया उसमें से आपका घर का जो बिजली है ये वो तो हो ही जाएगा। उसके बाद जो एक्सेस पावर होता है वो ग्रिड में चला जाता है। जो एक्सेस पावर का जो पैसा है वो आप लोगों को एक थोड़ा सा पैसा उसमें मिल जाता है। ऑब्वियसली जो देखो टाटा पावर अगर खुद जनरेट करने जाता था जो बिजली के, तो वो उतना मतलब उससे ज्यादा खर्चा होता था। तो ये क्या कहते हैं कंज्यूमर को भी थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, तो इसलिए भी उससे एक्सेस पावर है वो थोड़ा सा कम पैसे में जो भी है। ये सोलर रूफटॉप का बिजनेस में दोनों साइड में विन विन सिचुएशन। ऑब्वियसली एक इंस्टॉलेशन खर्चा ही कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है गवर्नमेंट बहुत सारे सब्सिडी दे रहे हैं। आप अगर सोलर रूफटॉप लगा रहे हो उसके ऊपर सब्सिडीज बहुत है। और दूसरा जो सोलर पंप है ये भी एक उनका B2C बिजनेस है। जो सोलर पंप से अभी जो फार्मर्स में भी इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा बढ़ रहा है, और दूसरा जो डीजल पंप होता है उसके भी खर्चा बढ़ रहा है। तो फार्मर्स लोग अभी तो सोलर पंप पे मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सोलर पंप में ये भी आप अगर देखोगे इंडिया में सोलर पंप का बिजनेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सोलर पंप का बिजनेस में ये अभी के दिन में मार्केट लीडर है। तो ये क्या हो गया, 2-3 सेगमेंट में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में ऑलमोस्ट मार्केट लीडर ये है। और उसके अंदर और भी डिटेल में जाओगे
तो सोलर जो मतलब सोलर रूफटॉप है, ये ये इंडिया में मतलब जो रिन्यूएबल जो सेगमेंट्स है, और ऑब्वियसली आप लोगों को पता है इंडियन गवर्नमेंट्स का जो टारगेट है धीरे धीरे ये सारे एनर्जी सोर्स को मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जो सोर्स की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को जो पेट्रोल बाहर से खरीदना पड़ता है, कोल्स वो भी लिमिटेड है, सब कुछ तो बाहर से भी कुछ पोर्शन लेना पड़ता है। जो भी ऑल्टरनेटिव जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होता है वो बहुत लिमिटेड होता है होल वर्ल्ड के पास, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे जाना ही पड़ेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स है उसका मार्केट लीडर है टाटा पावर। तो अब जो हम लोग अगर शिफ्ट करें रूफटॉप जो सोलर, उसमें भी मार्केट लीडर है, सोलर पंप उसमें मार्केट लीडर है। और दूसरा जो मेरे को बहुत पॉजिटिव इनको लग रहा है वो एक बिजनेस वो है टाटा पावर का, वो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। वो क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में, देखो अभी आज के दिन में आप लोगों को पता है इंडियन गवर्नमेंट कितना पुश दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल आप अगर खरीदोगे उसमें आप क्यों नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपका चार्जिंग स्टेशन नहीं है। तो चार्जिंग स्टेशन जो इंस्टॉलेशन एक कंपनी चार्जिंग स्टेशन का इंस्टॉलेशन करता है, ये मतलब ये आप अगर और कितना मतलब एक्सपोनेंशियली ये जो है इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी कंपनी कल उठ के चार्जिंग स्टेशन बनाने का बिजनेस डाल नहीं सकता, लेकिन उसके लिए ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर लगता चाहिए, उसके लिए इंटीवेरिएट से बहुत सारी चीजें, तो ये इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और आज के दिन में बना रहा है। देखो लास्ट ईयर इसके पास सिर्फ 42 मतलब चार्जिंग स्टेशन था, आज के दिन में 543 चार्जिंग स्टेशन है। और दूसरी बात ये है इसने मतलब ये बिजनेस में कितना एग्रेसिव है, आप लोग अगर रिसेंट डेवलपमेंट देखोगे उसमें पता चल जाएगा। इसने रिसेंटली एचसीएल के साथ आप अगर नया जो फिर से ये जो रिजल्ट का प्रेजेंटेशन दिया है इसमें आप लोगों को दिखेगा। मैं और उसके मतलब अंदर जाके डिटेल मतलब टाइम नहीं बढ़ा रहा हूँ वीडियो का, तो उसमें एचसीएल के एचपीसीएल के साथ इन्होंने मतलब एक टाई अप किया है। उनका जितना पेट्रोल पंप है उसमें ये लोग इलेक्ट्रिक चार्जिंग का भी एक स्टेशन बनाएगा। तो एचपीसीएल आपको पता है इंडिया में मतलब कितना बड़ा मतलब एचपी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इंडिया में सारे जगह पे मिलता है। तो एचपी के साथ उन्होंने जो उसका सारे पेट्रोल पंप में इन लोग चार्जिंग, और दूसरा है इन्होंने मतलब बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी कंपनी मतलब कार्स का कंपनी है, ये उसके साथ भी टाई अप कर रहे हैं इन लोग, क्योंकि जो कॉस्टली कार होता है ना उसके लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदोगे तो आपके लिए वो लोग होम पे भी चार्जिंग स्टेशन का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो होम पे भी ये लोगों को अगर देखोगे टाटा पावर का, उन लोग ऑलरेडी 3000 होम में चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। तो ऐसा ये जो बिजनेस है इसमें ऑलमोस्ट इसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, और इसमें बिजनेस ग्रो करने का चांस बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो आप इनका ही प्रेजेंटेशन में मेरे को और एक चीज जो अच्छा मिला, जैसे जो आप डेवलप कंट्री में देखोगे क्यों पावर जनरेशन कंपनीज को एक अच्छा फ्यूचर है, और ये जब बी टू सी में जब जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहा है तो बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है। क्योंकि देखो एक चीज एक डेटा उनका जो देखो जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें पर कैपिटा पावर कंजम्पशन कितना है, एक किलोवाट आवर पे पर कैपिटा मतलब एक पर्सन ईयरली कितना पावर कंज्यूम करता है। देखो जिस जगह पे जो डेवलप्ड कंट्री है यूएसए में कितना है 12,984, तो ऑस्ट्रेलिया में 10,000 मतलब 059 है, तो जर्मनी में भी 7,000 के ऊपर है, चाइना में भी 4,000 के आसपास है। ये वर्ल्ड एवरेज देखो, वर्ल्ड जो एवरेज है 3,000 इनके ऊपर है। लेकिन वर्ल्ड एवरेज देखो, लेकिन इस जगह पे इंडिया में देखो वर्ल्ड एवरेज से भी 1/3 कम है। और आपको पता है इंडिया का जो है अभी जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, जो 2004-2003 में 5% के आसपास था, और जो एक्सपेक्टेड है 2040-30 तक ये लगभग 45% से 48% लोग मिडिल क्लास में आएगा, पर हेड इनकम बढ़ेगा। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी बहुत सारे पुश है, जो फार्मर हमारा जो मेजोरिटी क्लास है फार्मर्स, जिस लोग का इनकम एवरेज इनकम बहुत कम है, तो उनको भी इनकम डबल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये जो हम लोग अगर वर्ल्ड एवरेज पे भी जाएगा तब भी ये सब कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन में है बी टू सी बिजनेस पे उन लोगों को कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब तो उसके साथ और ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी अभी बढ़ेगा, तो ये सब कुछ मिला के जो इनका रिसेंट डेवलपमेंट दिख रहा है, रिसेंट बिजनेस सेगमेंट दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा पुश है।
जैसे एक रिन्यूएबल सेगमेंट में इन लोगों को एकदम क्लियर कट प्रोमोटर का व्यूज है, ये मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में मतलब कन्वर्ट करने का धीरे धीरे 2030 तक 80% हो जाएगा। और ये लोग B2C बिजनेस जो है, जैसे चार्जिंग स्टेशन हो गया आपका, मतलब रूफटॉप सोलर हो गया, रूफटॉप सोलर पंप हो गया, ये सब का बहुत ही बड़ा मार्केट है। और जो मार्केट लीडर है उसको तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सब मिला के एक मेरे को तो बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। ऑब्वियसली डेव डेव कॉन्सन है, लेकिन अब देखो डेव कॉन्सन है वो ज्यादा प्रोमोटर्स को मतलब कंसर्न है, क्योंकि देखो प्रोमोटर्स एक शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। आप अगर देखोगे रिसेंटली 2000 ये जो FY 21 में भी प्रोमोटर्स ने क्या किया, डेव इसको कॉन्सर्न है तो इसने 49 करोड़ शेयर्स खरीद लिया। देखो प्रोमोटर तो चाहे तो डायरेक्ट प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, उसने खुद अपना घर से तो पैसा चाहे भी तभी देने कुछ ना दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो ये लोग क्या किया, 49 करोड़ शेयर्स मतलब टाटा पावर, टाटा जो सन्स है उसको अलॉट किया, और उसके एट द रेट ऑफ 53, तो एक ह्यूज अमाउंट उन लोगों को मिल गया। और वो लोग डेप कम करने का काम में वो पैसा लगाया। तो इसमें देखता है देखो प्रोमोटर कितना ऑनेस्ट है। और ऑब्वियसली टाटा सन्स को प्रोमोटर का मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इंडिया में बहुत ज्यादा दिन से मतलब बिजनेस करे, तो ऑब्वियसली तो उसलिए एक डेप जो इसका बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसका सेगमेंट से बहुत कम है, तो डेप ये जगह को मैंने थोड़ा सा इग्नोर करूंगा। और इसको मतलब मैंने इसमें तो खुद एंट्री करूंगा। आप लोगों को अगर करना है तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी खुद का स्टडी कीजिए, और मेरे को भी बताइए इसमें और भी क्या पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, और कौन से कहाँ कहाँ का मैं स्टेप बाय स्टेप में एंट्री करूंगा वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।